हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीएल पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। इस वीडियो में अरविंद घोष के राष्ट्रीयता संबंधी विचार पर चर्चा करूंगा और यह पाठ्यक्रम एमए राजनीति विज्ञान सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के यूनिट 5 से संबंधित है। अरविंद घोष के राष्ट्रीयता संबंधी विचार जानने के पहले उनके परिचय के बारे में संक्षिप्त जान लेते हैं। अरविंद घोष भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद के एक महान विभूति थे। उनकी रचनाओं में हमें भारत की नवीन उदीयमान आत्मा का साथ देखने को मिलता है। आध्यात्मिक राजनीति या राजनीति का आध्यात्मिकरण अरविंद की भारतीय राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण देन है। रोमारोला ने अरविंद को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर पुकारा है। 15 अगस्त 1872 को अरविंद का जन्म हुआ। उनके पिता कृष्णधन घोष एक सफल चिकित्सक थे और पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के भक्त थे और इस कारण वे अरविंद को भी भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, विचारों की दृष्टि से अंग्रेज बनाना चाहते थे। अतः उन्हें अध्ययन हेतु 7 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड भेज दिए और इंग्लैंड में वे 14 वर्ष तक रहे और मैनचेस्टर, लंदन तथा कैम्ब्रिज में अध्ययन अध्यापन का कार्य पूरा किया। अध्ययन के पश्चात 1893 में जब वे स्वदेश लौटे तो अंग्रेजियत के उदाहरण न होकर राष्ट्रभक्त भारतीय बन चुके थे। उनके हृदय में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला धधकने लगी थी। वे सन 1902 में कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद तथा सन 1904 में मुंबई अधिवेशन, इसी प्रकार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन तथा 1907 में सूरत अधिवेशन में सक्रिय रूप से भाग लिए। 1905 में बंगाल विभाजन की घटना ने देश में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। उसके बाद ये भी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1910 में एकाएक राजनीति छोड़कर आध्यात्म का मार्ग उन्होंने अपना लिया और इस प्रकार 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में ही इस महापुरुष का निधन हुआ। अरविंद घोष के राष्ट्रीयता संबंधी विचार इस प्रकार हैं। अरविंद घोष ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का अपने विचारों में समर्थन किया था। उनका राष्ट्रवाद संकुचित न होकर एक विस्तृत अवधारणा है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सत्ता या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं है। उनकी राष्ट्रवाद की धारणा विस्तृत और गहरी है। एक भाषण में अरविंद ने राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा, राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीयता एक सिद्धांत है जो ईश्वर प्रदत्त है। राष्ट्रीयता एक सिद्धांत है जिसके अनुसार हमें जीना है। राष्ट्रवादी बनने के लिए राष्ट्रीयता के इस धर्म को स्वीकार करते हुए हमें धार्मिक भावना का पूर्ण पालन करना होगा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान के साधन मात्र हैं। इसके अतिरिक्त अरविंद के अन्य प्रमुख राष्ट्रवाद संबंधी बातों को निम्नलिखित शीर्षकों में समझा जा सकता है। पहला है, राष्ट्रवाद एक शुद्ध धर्म के रूप में है। अरविंद ने समय की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रवाद को एक शुद्ध धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने का भरपूर प्रयत्न किया था। यहूदी धर्म के नेताओं और शिक्षकों की भांति अरविंद ने भारतीयों को चुनी हुई जाति बताया और कहा कि भारतीय जातियों का या भारतीय नागरिकों का उद्देश्य भारत की राजनीतिक मुक्ति है और इसके लिए ईश्वरीय आदर्श को प्राप्त करना है। अर्थात चुनी हुई जाति अर्थात श्रेष्ठ जाति के व्यक्ति को किसी के पराधीन होकर रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए भारत के नागरिकों को संघर्ष करने का अधिकार है, जो कि इनका दैवीय अधिकार है। दूसरा है, सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। अरविंद का राष्ट्रवाद ऋग्वेद और उपनिषदों के उपदेशों पर आधारित है। वे सनातन धर्म को राष्ट्रवाद ही मानते थे। उनका कहना था कि हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के साथ उत्पन्न हुआ था
और उसी के साथ वह चलायमान और विकसित है। सनातन धर्म की अगर उन्नति होती है तो हिंदू राष्ट्र भी उन्नति की ओर बढ़ेगा, और सनातन धर्म की अगर अवनति होती है तो भारत की भी अवनति होगी या हिंदू राष्ट्र की भी अवनति होगी। यदि सनातन धर्म नहीं होता तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं होता। राष्ट्र के रूप में भगवान का अवतार होता है, इसलिए राष्ट्र हमेशा अमर होता है। उसने राष्ट्रवाद को एक धर्म बताया जो ईश्वर के पास से आया है और जिसे लेकर हमें जीवित रहना है और उसे सुरक्षित रखना है। तीसरा है राष्ट्र तथा राज्य में पृथक पृथक रखने में विश्वास। अरविंद राष्ट्र तथा राज्य दोनों को अलग अलग देखकर विचार रखता है और उसने राष्ट्र को आध्यात्मिकता का अर्ध पूर्णांक यानी आधा हिस्सा माना है। अर्थात मानव समुदाय के साथ राष्ट्र को अगर हम शामिल कर देते हैं तो वो पूरा हो जाता है, जबकि राज्य को यंत्रवत ही उसने स्वीकार किया है। अर्थात राज्य का उपयोग एक यंत्र की भांति आध्यात्मिक राष्ट्र के विकास के लिए प्रयोग करना चाहते थे और राज्य को वे एक साधन के रूप में स्वीकार करते थे, साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। चौथा है पूर्ण स्वाधीनता का नारा। अरविंद का मानना था कि मानव जाति के आध्यात्मिक जागरण में भारत को अनिवार्य भूमिका निभानी है। अर्थात पूरे विश्व में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने के लिए भारत की भूमिका अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक सनातन धर्म से संबंधित राज्य है और भारत ये अनिवार्य भूमिका तभी निभा सकता है जब भारत पूर्णतः स्वाधीन हो। पूर्ण स्वाधीन राज्य ही भारतीय राष्ट्रवाद का लक्ष्य है। इससे थोड़ा बहुत कम भारत का लक्ष्य नहीं हो सकता। उन्होंने अंग्रेजों के अधीन रहकर स्वतंत्र होने को निराधार माना है। पांचवा है राष्ट्रवाद व्यापक है, संकुचित नहीं। अर्थात अरविंद राष्ट्रवाद को अधिक व्यापक अवधारणा के रूप में मानते थे। अरविंद ने राष्ट्रवाद को भौतिक दृष्टि से न देखकर आध्यात्मिक दृष्टि से परखा है। उन्होंने संकीर्णता व स्वार्थ की परिधि से बाहर निकलकर अपने राष्ट्रवाद को प्रत्येक जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग तक विकसित किया है। यद्यपि उनके राष्ट्रवाद का स्रोत हिंदू संस्कृति है, फिर भी उन्होंने मुस्लिम विरोधी भावना नहीं दर्शाई है। उनके अनुसार सभी जातियों, धर्मों एवं समुदायों को साथ लेकर चले बिना राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो सकता। अर्थात सभी व्यक्तियों के विकास में ही एक राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है। छठवां है विश्व राज्य की स्थापना का विचार। अरविंद का राष्ट्रवाद केवल हिंदू राष्ट्रवाद नहीं था, वे अंततोगत्वा विश्व राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वह विश्व राज्य जिसकी स्थापना वो करना चाहते थे स्वतंत्र राज्यों का एक संघ होगा, जिसके अंतर्गत पराधीनता, असमानता तथा दासता जैसी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। वे भारतीय राष्ट्रवाद की उन्नति में हिंदू तथा इस्लाम दोनों धर्मों को जागृत करना चाहते थे और दोनों धर्मों की सक्रिय भूमिका से भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। सातवां है राष्ट्रवाद मानवता पर आधारित है। अर्थात अरविंद का राष्ट्रवाद समूचे मानव जाति के लिए है। अरविंद का राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है, वह सर्वव्यापक और सार्वभौमिक है। यह किसी विशेष जाति की श्रेष्ठता से संबंधित न होकर संपूर्ण मानवता के कल्याण पर आधारित है। हिंदू धर्म शाश्वत और सार्वभौमिक है और समूचे विश्व की मानवता का कल्याण हिंदू धर्म का उद्देश्य है। अर्थात हिंदू धर्म भारत की स्वतंत्रता के पीछे केवल अपनी आज़ादी ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के कल्याण को ध्यान में रखकर आज़ादी की मांग करता है। आठवां है राष्ट्रवाद प्राचीनता व आधुनिकता का मिश्रण है। अरविंद लंबे समय तक इंग्लैंड में रहकर अध्ययन अध्यापन किए और इस कारण उन्हें पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का परिचय हुआ। किंतु शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो 1893 ईस्वी में
भारत आने के बाद उन्हें गीता, वेदों और उपनिषदों आदि का काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ और अपनी गौरवमयी संस्कृति का आभास हुआ। इस तरह उन्होंने अपने चिंतन में पाश्चात्य तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला रूप प्रस्तुत किया। 9वां है मानव एकता का आदर्श। समूचे मानव में एकता की स्थापना करना भी उनका प्रमुख लक्ष्य था। यह राष्ट्रवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मानव एकता का सिद्धांत उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। राजनीति से संन्यास के पश्चात उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें से एक प्रमुख रचना थी मानव एकता का आदर्श। अर्थात समूचे मानव में एकता की भावना स्थापित करने से उनके राष्ट्रवाद का संबंध था। इस प्रकार राष्ट्रवाद के संबंध में इन महत्वपूर्ण विचारों को समझने के पश्चात हम कह सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर करण सिंह ने कहा है, उनकी मान्यता उन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद की श्रेणी में न रखकर राष्ट्रवाद के नवीन व्याख्याकार एवं परम उदार राष्ट्रवादी विचारक के रूप में प्रस्तुत करती है। अरविंद के राष्ट्रीयता संबंधी विचार यही समाप्त हुआ।